एक पाक फौज का जवान SSG कमांडो एक बाजीगर की हंगामा खेज दास्तान। तीन गाड़ियां हमारी कार के साथ आकर रुक गई थीं। उनमें से 13-14 अफराद नीचे उतरे। सबसे आगे एक लंबे कद और सुडोल जिस्म का नौजवान था। उसके दोनों हाथ खाली थे, जबकि उसके पीछे चलने वाले तमाम अफराद ने मुख्तलिफ हथियार पकड़े हुए थे। मुझे शुबा हुआ कि वो कोई उचक्कों का गिरोह है जो अकेले जोड़े को देखकर लूटने आ रहे हैं। इस तरह की वारदातें बंबई में मामूल की बात है, लेकिन सबसे आगे चलने वाले नौजवान का अंदाज बिल्कुल मामूली नहीं था। उसके चलने के अंदाज से लगता था गोया अपने हमरा वो तूफान लेकर बढ़ रहा है। हथियार बरदारों को देखकर शीतल भी खामोश हो गई थी। जग्गू दादा के जुआ खाने से जीती हुई रकम मैं घर ही छोड़ आया था। मुझे उस वक्त सिर्फ शीतल की फिक्र खाई जा रही थी। उस वीराने में इतने हथियार बरदारों का मुकाबला करना मेरे लिए बहुत मुश्किल साबित होता। अपना पिस्तौल मैंने जेब से निकालने की जरूरत महसूस न की कि इतने हथियारों के मुकाबले में उसकी कोई हैसियत नहीं थी। वो तमाम हमारे करीब आते ही फैल गए और हमारे गिर्द दायरा बनाया, गोया उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया था। उनका लीडर गालिबन वही नौजवान था जो सबसे आगे चल रहा था। लंबे बाल जो उसके शानों पर फैले हुए थे, भूरी आंखें, पतले होंठ, लंबी गर्दन, मजमूई तौर पर उसे खूबसूरत कहा जा सकता था, मगर एक खास किस्म की बेरहमी का तासुर उसके चेहरे से झलकता था, जिस बिना पर उसे पसंदीदा शख्सियत नहीं कहा जा सकता था। वो बिल्कुल मेरे सामने आकर रुक गया। उसका कद तकरीबन मेरे बराबर ही था। चंद लम्हे मेरी आंखों में झांकने के बाद वो गोया हुआ, उमर जान कमांडो, बहुत अच्छा पीस चुना है इंडिया से। उसकी बात सुनकर गोया मेरे सर पर बम फटा। वो मुझे पहचानता था, लेकिन मेरे लिए अजनबी था। मैं अपने हवास पर काबू पाता हुआ बोला, आपका तारुफ। वो एक लम्हे के लिए रुका और फिर जहरीले लहजे में बोला, मेरा नाम दास को शीशनाग कहते हैं। ये मेरे लिए दूसरा झटका था, लेकिन मैंने अपने चेहरे से ऐसा कुछ जाहिर न होने दिया कि मैं उसे जानता हूँ। इसलिए मैंने हैरानी के अंदाज में सिर्फ उसका नाम दोहराया, शीशनाग। वो गोया फटते हुए बोला, हाँ, कोबरे का भाई। अब कुछ याद आया। मैंने जैसे कुछ याद करने की अदाकारी की। कोबरा? सॉरी दोस्त, इस नाम के किसी शख्स से मैं वाकिफ नहीं हूँ। वो बोला, कमांडोज की याददाश्त तो इतनी कमजोर नहीं होती। मैं लापरवाही से बोला, मेरा ताल्लुक कमांडोज के उस कबीले से नहीं है। मैं सिर्फ अहम शख्सियात को याद रखता हूँ। इस तरह अगर हर अरे गैरे को याद रखता फिरूं तो फिर तो गया काम से। वो दांत पीस कर बोला, तुम सिर्फ अपनी मौत को अजियतनाक बना रहे हो। मैंने कहा, मिस्टर सांप, बात यह है कि इतना बड़ा ग्रुप अगर किसी कुंवारी लड़की के साथ भी होता तो वो उससे भी बड़ी बड़ी बढ़के मारेगी। वो बोला, फिक्र मत करो, मैं खाली हाथ में तुम्हें मौका दूंगा। मैंने कहा, तो चलो आ जाओ, ये मैदान है। उसने इनकार में सर हिलाया, नहीं कमांडो नहीं, मैं तेरी मौत को भारतीय जनता के लिए इबरत का नमूना बना देना चाहता हूँ। तेरी तलाश में बहुत रातों से जाग रहा था। मेरी नींद मुझसे रूठ गई थी। इतनी आसानी से तुझे कैसे मार दूं? मैंने कहा, मिस्टर संपोलिए, बात यह है कि तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तेरे भाई से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। उसने मुझे खुद चैलेंज किया था और खुद हार गया। इसमें मेरी कोई गलती हो तो बता दो। तुम मुझसे इंतकाम लेने के लिए इतने बेकरार हो। दूसरे, मैं तुझे बदला लेने से मना नहीं करता, सिर्फ इतनी दरखास्त कर रहा हूँ कि जो कुछ होना चाहिए अभी हो जाए। मेरे मरने की सूरत में ये बात खुद ब खुद सबको मालूम हो जाएगी कि सांपों के खानदान ने अपना बदला ले लिया, वरना इसके बरक्स तुम्हें ये मुआहिदा करना होगा कि तेरे ये चमचे मुझे जाने देंगे। वो जहरखंद लहजे में बोला, मैं तुमसे भी ज्यादा बेचैन हूँ मिस्टर भगोड़े, लेकिन अफसोस इंडिया में तेरी सुपरमैनी के बड़े चर्चे हो रहे हैं। मैं तेरी मौत को भी उसी तरह यादगार बनाना चाहता हूँ। इधर अगर मैं तुझे खाली हाथ मार दूं तब भी किसी ने यकीन नहीं करना। सब कहेंगे कि ये मेरे ग्रुप का काम है, इसलिए ये कड़वा घूंट तुझे भरना पड़ेगा। वैसे भी ये चंद लम्हों का काम होगा, मरकर तो तू लोगों के ताने सहने से रहा। एक लम्हे के लिए मेरे जी में आया कि उसी वक्त उसी जगह उस पर हमला कर दूं। बाद में जो होगा देखा जाएगा, मगर दाएं बाएं हथियार बरदारों को देखकर मैं इस इरादे से बाज रहा। मैंने कहा, एक बात तो बताओ। वो इत्मीनान से बोला, पूछो। मैंने कहा, यहाँ मेरी मौजूदगी का तुम्हें कैसे पता चला? वो बोला, बंबई में एक पत्ता भी सेठ राबिंद्रनाथ की मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता। तुम तो एक जीती जागती 6 फुट की लाश हो। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहा, लेकिन अचानक मेरी नजर उसकी पुश्त की तरफ खड़े शख्स पर पड़ी। मेरे जहन में झमाका सा हुआ। वो वही जाते शरीफ था जो हमें होटल से निकलते देखकर ठिठक कर रुका था और फिर मेरे मुतवज्जे होने पर अपनी जेबों की तलाशी लेने लग गया था। मैंने कहा, ठीक है शीशनाग, मुझे जगह और दिन बता दो, मैं पहुंच जाऊंगा। वो बोला, 2 दिन हमें अगर अपनी
अपनी मेजबानी का मौका दे दो तो कैसा रहेगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन शीतल हमारे साथ नहीं जाएगी। वो चटखारा लेते हुए बोला, इस बुलबुल का नाम शीतल है, गोया शक्ल की तरह नाम भी प्यारा है। बहरहाल ये हमारी तरफ से आजाद है, ये वापस जा सकती है। वो मेरा हाथ मजबूती से पकड़ते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैंने उसे झिड़का, शीतल पागल मत बनो, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। शीशनाग का लहजा इस्तेहज़ाई था, कमांडो इस पर तूने ऐसा मंत्र नहीं फूंका कि ये वापस जा सके। अब डायलॉग बाजी छोड़ो और चलो। ये कहकर उसने अपने बंदों को इशारा किया और तमाम हमें घेर कर गाड़ियों की तरफ बढ़ गए। शीतल की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर शीतल को बिठाकर शीशनाग ने मुझे उसके साथ आगे बैठने का इशारा किया और खुद अपने एक साथी के साथ पिछली सीट पर बैठ गया। वो शीतल से बोला, अगली कार के पीछे पीछे चलती रहो, और उसने खामोशी से अपने आगे चलने वाली गाड़ी के पीछे अपनी कार लगा दी। यूं ही आगे पीछे चलते हम 15-20 मिनट की मुसाफत के बाद एक बहुत बड़ी कोठी के गेट पर पहुंच गए। बावर्दी मुलाजिम ने दरवाजा खोला और हम अंदर घुस गए। मुलाजिम ने बाकायदा शीशनाग को सलूट किया था। गाड़ियां बड़े से गैराज में पार्क करके हम तमाम बाहर निकल आए। शीशनाग ने आगे बढ़कर माहिराना अंदाज में मेरी तलाशी ली। उस वक्त उसके भाई कोबरे का बरेटा मेरी जेब में ही था। वो अजीब से लहजे में बोला, ये मेरे भाई से छीना था ना। मैंने कंधे उचकाने पर इत्तेफाक किया। पिस्तौल जेब में डालकर वो शीतल से मुखातिब हुआ, बेबी अगर तेरे पास कोई खिलौना है तो वो भी जमा करवा दो, जरा सी गलत हरकत भी तेरा अंजाम बहुत भयानक बना देगी। शीतल की बजाय मैंने जवाब दिया, इसके पास कुछ नहीं है। उसने हमें गिराज से बाहर धकेला। ओके चलो। हम गिराज से बाहर निकले तो उसी वक्त अंदरूनी इमारत से 3 पीस में मलबूस एक पतला सा शख्स खूबसूरत सी लड़की के साथ आता दिखाई दिया। लड़की ने स्कर्ट के ऊपर फकत हल्का सा ब्लाउज पहना हुआ था। इस नाकाफी लिबास में उसका गोरा बदन देखने वालों की आंखों में चकाचौंध पैदा कर रहा था। मेरे साथ मौजूद तमाम अफराद ने उन्हें देखते ही सर झुका लिया था। सिर्फ शीशनाग सीधा खड़ा उसकी जानिब देखता रहा। हाँ बॉय, क्या रहा? अजीब वहशतनाक आवाज थी कि मुखालिफ के रोंगटे खड़े हो जाते। शीशनाग ने जवाब दिया, डैड मैं कोबरे के कातिल को ले आया हूँ। वो मुझे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, इसको लाने की क्या जरूरत थी? उसकी आंखें मुझे अपने अंदर उतरती हुई महसूस हो रही थीं। शीशनाग ने नफी में सर हिलाया, नहीं डैड, मैं इसकी मौत को यादगार बनाना चाहता हूँ। वो हैरानी से मुस्तफसिर हुआ, क्या मतलब? शीशनाग सरसराती आवाज में बोला, ब्लडी हॉल। सालाना फाइटर किंग के चुनाव के लिए मुकाबले संडे नाइट से शुरू हो रहे हैं। उसमें ओपनिंग फाइट हमारी होगी। रविंद्र नाथ ने कुछ कहना चाहा मगर, लेकिन शीशनाग ने कता कलामी करते हुए कहा, कोई अगर मगर नहीं डैड, मैं उन तमाम लोगों का मुंह बंद करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे बड़े भाई के पीछे बातें की हैं। रविंद्र नाथ रजामंद होता हुआ बोला, चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, अब इसको रखोगे कहाँ? शीशनाग बोला, उधर ही तहखाने में। और रविंद्र नाथ सर हिलाता गेट की तरफ मुड़ गया। उसके साथ आई लड़की भी मुझे गहरी नजरों से देखती उसके पीछे चल दी। वो गालिबन उसकी दाश्ता या लेपालक बेटी थी। थोड़ी देर बाद हम इमारत के कुशादा तहखाने में पहुंचा दिए गए। शीतल दरवाजे के बाहर से बंद होते ही मुझसे मुस्तफसिर हुई, अब क्या होगा जान? मैं हंसकर बोला, जो होगा परसों तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगा। और वो हैरानी से मेरे चेहरे को तकने लगी। मैंने तहखाने का जायजा लिया। वहाँ लोहे के फ्रेम वाली 2 चारपाइयां पड़ी थी जिनकी बुनाई प्लास्टिक की नवार से की गई थी। दोनों चारपाइयां बिस्तर की चादर और तकिए वगैरह से महरूम थी। दाखिली दरवाजे पर एक ट्यूबलाइट रोशन थी। इसके अलावा कमरा हर किस्म के साजो सामान से आरी था। मैंने चारपाई को हिला जुला कर देखा और अपने अंदाजे के मुताबिक उसे फर्श में गड़ा हुआ पाया। मैं खुद कलामी के अंदाज में बोला, इसका मतलब है कि ये पहले भी अपने कैदियों को इधर रखते हैं। शीतल जो मेरे साथ खड़ी मेरी हरकत सकनात को बगौर देख रही थी, मेरी बड़बड़ाहट सुनकर बोली, रखते हो या न रखते हो, इस बात का हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा? मैंने कहा, बहुत फर्क पड़ेगा। उसने पूछा, वो कैसे? मैंने कहा, वो ऐसे कि बिलफर्ज अगर हम पहली मर्तबा इधर बंद किए जा रहे होते तो कैद खाने के इंतजामात मुकम्मल न होने की वजह से हमारे भाग निकलने के चांस ज्यादा होते। क्योंकि ये पहले भी कैदियों के लिए इस्तेमाल होता रहा है, इसलिए इधर तमाम मुमकिन खामियों का वक्तन फवक्तन सद्देबाब होता रहा होगा। शीतल ने मेरी बात को झुटलाते हुए कहा, इसके बरक्स भी तो हो सकता है कि नए निगरान ज्यादा चौकन्ने हो और जिनका हमेशा का ये काम हो वो उमूमन रोजाना का काम होने की वजह से थोड़ा लापरवाह हो जाते हों। मैंने कहा, हर जगह पर ये कुलिया फिट नहीं होता मोहतरमा। संतरी कैदियों की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए चाको चौबंद होते हैं। यहाँ लापरवाही इख्तियार
इख्तियार करते हैं। उसने कहा, वैसे क्या आपका इरादा यहाँ से फरार होने का है? मैं चारपाई पर लेटता हुआ बोला, नहीं, इधर से फरार होना फिलहाल नामुमकिन नजर आ रहा है। वो मुंह बनाकर बोली, तो फिर इतने जायजा लेने की क्या जरूरत है? मैंने कहा, ये तो वैसे ही हम कमांडोज की आदत होती है। उसके अंदाज को देख कर मैं हंसते हुए बोला। वो बोली, बहुत फजूल आदत है। मैंने कहा, फजूल तो खैर नहीं है, अगर आज मुमकिन नहीं तो कल तो फरार होना मुमकिन हो सकता है, और जायजा लेकर ही मैं कोई मंसूबा बना सकता हूँ। वो दूसरी चारपाई पर ढेर होते हुए बोली, जान, तुम्हें परेशानी नहीं है कि परसों तुमने जिंदगी और मौत की जंग लड़नी है? मैं बेपरवाही से बोला, ये जंग तो मैं जब से इंडिया में वारिद हुआ हूँ मुझे लड़नी पड़ रही है। वो परेशानी से बोली, फिर भी ये शीशनाग मुझे काफी खतरनाक बंदा दिखाई दे रहा है। मैं मुस्कुराकर बोला, वो किधर से बंदा है? और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उस वक्त दरवाजे पर खटका हुआ और दरवाजा खोलकर एक हथियार बरदार अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे मुझे चंद और बंदे भी नजर आए, मगर उन्होंने अंदर आने की जरूरत महसूस न की। अंदर दाखिल होने वाला मेरी चारपाई से चंद कदम दूर रुककर सपाट लहजे में मुस्तफसिर हुआ, आपने खाना खाना है? मैंने कहा, नहीं शुक्रिया, अलबत्ता सेठ राबिंद्रनाथ से मैंने मिलना है। वो बोला, आपका पैगाम उन तक पहुंच जाएगा। ये कहकर वो उल्टे कदमों लौट गया। उनके कमरे से निकलते ही शीतल मुस्तफसिर हुई, सेठ राबिंद्रनाथ के साथ तुम्हारा क्या काम है? मैंने कहा, मुलाकात हो गई तो तुमने भी मेरे साथ होना है, उसी वक्त सुन लेना। उसके लहजे में खफगी थी। अभी बताते हुए तुम्हारा बिल आ जाएगा। मैंने उसे टालते हुए कहा, अभी मैंने आइंदा का लाएअमल तय करना है, इसलिए फिलहाल मुझे सोचने दो। वो बोली, अपने इरादे से मुझे भी आगाह करो, शायद मैं कोई बेहतर मशवरा दे सकूं। मैंने कहा, तुम जैसी औरत से बेहतर मशवरे की उम्मीद रखना फजूल है। वो मुंह फुलाते हुए बोली, तुम बड़े अफलातून हो ना, और नाराजगी से रुख फेर कर लेट गई। मैं भी ज़ेरे लब मुस्कुरा कर सोने की कोशिश करने लगा। मैंने जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाया था कि कुछ देर सुकून कर लूं, वरना उसने मेरा दिमाग चाटते रहना था। रात का खाना लाने वालों ने मुझे सेठ राबिंद्रनाथ से मुलाकात की नवीद सुनाई। हमने जल्दी जल्दी खाना जहर मार किया और मुसल्ला अफराद की ज़ेरे निगरानी मुख्तलिफ राहदारियों से घूमते आला दर्जे के कीमती सामान से मुज़य्यन ड्राइंग रूम में पहुंच गए। ड्राइंग रूम की सजावट मकीनों की इमारत और आला ज़ौक़ी की निशानदही कर रही थी। दीवारों के साथ मुख्तलिफ किस्म की कीमती पेंटिंग्स आवेज़ां थीं। एक बड़ी पोर्ट्रेट में सेठ राजकुमारों के से लिबास में तख्त पर बैठा किसी रियासत का राजा मालूम हो रहा था। हमें वहां पहुंचाने वाले हथियार बरदार चारों दीवारों के साथ फैलकर खड़े हो गए। सेठ जल्द ही इस खूबसूरत हसीना के साथ नमूदार हुआ जिसके साथ उसे हमने पहली मर्तबा देखा था। आज भी उसके लिबास को देखकर मेरा जी चाहा कि अपनी जैकेट तन ढांपने के लिए उसके हवाले कर दूं। इतनी सर्दी में उसके लिबास को देखकर उसके गर्मी के लिबास का अंदाजा लगाना मेरी सोच से मावरा था। शीशनाग उन दोनों से एक कदम पीछे था। वो तीनों हमारे सामने एक सोफे पर बराजमान हो गए। सेठ राबिंद्रनाथ दरमियान में, शीशनाग और लड़की दाएं बाएं। सेठ राबिंद्रनाथ चंद लम्हों की खामोशी से मुझे घूरने के बाद गंभीर आवाज में बोला, उमर जान, तूने हमसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी और हमने तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। बोलो क्या बात है? उसके बोलने से मुझे उसकी मुतकब्बिराना फितरत का अंदाजा हो गया और मैं हद्दुल वसा अपने अंदरूनी उबाल पर काबू पाते हुए बोला, सेठ साहब, आप बम्बई बल्कि भारत के बेताज बादशाह हैं और मैं एक आम सा फौजी। भारत आमद के बाद मेरी किसी फेल से भी आपके किसी मफाद को अदना सी ठेस भी नहीं पहुंची। मैं बेशक नादानिस्तगी में भारत सरकार का मुजरिम बन गया हूं, लेकिन इस जुर्म पर मुझे अपने पास कैद करने की कम से कम आप जैसी उसूली शख्सियत को कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। और जहां तक ताल्लुक है शीशनाग के भाई कोबरे का, उसके साथ मैं अपने दिफा की जंग लड़ा हूँ, जिसका हक हर इंसान बल्कि जानवर तक को हासिल है। अगर मैं उसकी रिहाइश गाह पर हमला करता तो फिर बेशक मैं कसूरवार था। उसके बाद भी अगर शीशनाग के दिल में मेरे साथ मुकाबले की कोई हसरत है तो इसी कोठी के प्लॉट में पूरी कर ले। इस तरह पिंडाल में मेरा तमाशा बनाना और मेरे 2-3 दिन जाया करना आप लोगों को शोभा नहीं देता। कहकर सेठ राबिंद्रनाथ ने सवालिया नजरों से शीशनाग की तरफ देखा, जिससे मुझे महसूस हुआ कि मेरी बातें उसके दिल को लगी हैं। शीशनाग बोला, डैडी, मैं नहीं मानता कि इसने खाली हाथों कोबरे को शिकस्त दी है। इसने लाजिमन उसके साथ कोई धोखा किया है। ये भी हो सकता है कि दलेर सिंह नामी शख्स ने कोबरे पर काबू पाने में इसकी मदद की हो। इस बात का सबसे बड़ा सबूत मेरे भाई के सर पर लगी हुई चोट है जो पुश्त की जानिब से लगाई गई है और साफ जाहिर है कि उसकी लाइल्मी में ही लगाई गई होगी। और रह गया दलेर सिंह का बयान, तो वो अपना जुर्म छुपाने के लिए उमर जान को बहुत अच्छा लड़ाका जाहिर कर रहा है। दूसरे किंग फाइटर के चुनाव के लिए इफ्तिताही फाइट मेरे और उसके दरमियान होगी। इस बात का ऐलान ज़ेरे ज़मीन हलकों में हो चुका है। अभी यहाँ पर उससे मुकाबले का मतलब है कि हमने उसे बेबस करके हलाक कर दिया है और ये ताने मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके पुरएतमाद अंदाज से यूं लग रहा था जैसे मुकाबले में हर सूरत
सूरत उसे ही कामयाबी होगी। इसका साफ मतलब यही था कि वो मुझे कमजोर समझ रहा था और मेरे उस्ताद सूबेदार मुराद साहब के कौल के मुताबिक ये बात मेरे हक में जाती थी। वो कहते थे कि दुश्मन को कभी भी अपने से कमजोर न समझो और अपने मुकाबिल की हर नामुमकिन कार्रवाई के लिए तैयार रहो। जबकि यहाँ पर शीशनाग साहब मुझे बिल्कुल तरने वाला समझे बैठे हुए थे। मैंने भी उसकी ये गलत फहमी बरकरार रखी। राबिंदर नाथ ने शीशनाग की बात सुनकर मेरी जानिब सवालिया नजरों से देखा, जैसे कह रहा हो कि अब बताओ। उसके अंदाज में यही जाहिर हो रहा था कि मेरी और शीशनाग की लड़ाई से उससे कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और ये सिर्फ शीशनाग की जिद थी जिसे उसने तुअन व करहन कबूल किया था। मैंने तंजिया लहजे में कहा, सेठ साहब, ये सूरत हाल रिंग में भी पेश आ सकती है। मैं रिंग में उतरते ही अपने आप को कमजोर साबित करने के लिए जानबूझकर गिर जाऊं और देखने वाले यही समझें कि उसे आसाबी कमजोरी की दवाई खिलाई गई है। मेरी बात सुनकर शीशनाग के चेहरे पर एक तासुर सा आकर गुजर गया, लेकिन बज़ाहिर उसने कहकहा लगाकर कहा, वो तो खैर बड़े बड़े शीशनाग का नाम सुनकर गश खा जाते हैं, लेकिन तेरी इस जसारत का मतलब होगा कि तूने अपने लिए एक अजियतनाक मौत मुंतखब की है। उसके साथ साथ तेरी आंखों के सामने तेरी इस बुलबुल का जो हशर मेरे बंदों के हाथों होगा, उसे देखकर तेरे हाथ सिर्फ पछतावा रह जाएगा। जबकि लड़ाई के रिंग में तू इज्जत की मौत मरेगा, या हो सकता है कि सिर्फ शदीद जख्मी होने के बाद बच भी जाओ और तेरी महबूबा भी बाइज्जत अपने घर पहुंचा दी जाए। मुझे पता था कि शीशनाग के खिलाफ रिंग में उतरना मेरा मुकद्दर बन चुका था और उससे पहलू तही नामुमकिन थी, लेकिन मेरे इनकार में भी एक मकसद पोशीदा था और मैं उसी मकसद पर आता हुआ बोला, ठीक है साहब, मैं कोबरे के भाई के साथ रिंग में दो हाथ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी दो शराइत हैं। वो दोनों यक ज़बान होकर बोले, क्या? वो लड़की जो मेरे अंदाजे के मुताबिक राबिंदर नाथ की लैपालक बेटी थी, उसने गहरी दिलचस्पी से मेरे ऊपर नजरें गाड़ दी। उसकी आंखों में मुझे अजीब किस्म की भूख नजर आ रही थी। उसके अंदाज को शीतल ने भी महसूस कर लिया था और बेख्याली में वो मेरे बिल्कुल करीब हो गई थी, जैसे मुझे उसकी नजरों से बचाना चाहती हो। वो बिलाशुबा एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसके अंदाज में बाजारीपन था और दूसरी शीतल की मौजूदगी में भी उसका हुस्न गहनाया हुआ लग रहा था। मैं उसकी निगाहों को नजरअंदाज करके बोला, मेरी पहली शर्त यह है कि शीतल को अभी अपने घर जाने की इजाजत दी जाए। मेरी दूसरी शर्त पेश करने से पहले शीतल मेरा हाथ मजबूती से पकड़ते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुमने खुद वादा किया था। मैंने कुछ कहना चाहा, मगर वो कता कलामी करते हुए बोली, कोई अगर मगर नहीं, और मैंने गुस्से से अपने होंठ भींच लिए। सेठ राबिंदर नाथ ज़ेर लब मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा अब दूसरी शर्त बताओ। ये तो समझो हमने कबूल कर ली, तुम्हारी अपनी साथी नहीं जाना चाहती। मैंने कहा, दूसरी शर्त यह है कि अगर मैं शीशनाग से मुकाबला जीत गया तो आप मुझे बाहिफाजत पाकिस्तान पहुंचाने के जिम्मेदार होंगे। शीशनाग राबिंदर नाथ के बोलने से पहले बोला, मंजूर। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी नहीं, सेठ साहब की मंजूरी दरकार है। तुम तो उस वक्त अपनी किसी शर्त को पूरा करने के काबिल नहीं रहोगे अगर मैं जीत गया तो। सेठ राबिंदर नाथ ने कहा, हम अभी ये शर्त मंजूर करके बाद में मुकर भी तो सकते हैं। मैं उसे मक्खन लगाते हुए बोला, आपका कहा मेरे लिए किसी दस्तावेज से कम नहीं सेठ साहब। आप जैसी शख्सियत कभी भी अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगी। वो मुतकब्बिराना अंदाज में बोला, हाँ ये तो है, ठीक है, हमें तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। और कुछ? मैंने नफी में सर हिलाया, कुछ नहीं। वो शीशनाग से मुखातिब होकर बोला, इसे तहखाने की बजाय अनेक्सी में शिफ्ट कर दो, मुझे उम्मीद है कि ये भागने की कोशिश नहीं करेगा। शीशनाग बोला, ठीक है डैड। उसका अंदाज किसी फर्मा बरदार बेटे का सा था। सेठ उस हसीना से मुखातिब होकर बोला, बेबी तुमने मेरे साथ पार्टी में चलना है या आराम करोगी? उसके अंदाज से मुझे अपने अंदाजे की तस्दीक हो गई कि वो उसकी लैपालक बेटी है। वो बड़े अंदाज से बोली, नहीं डैड, आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, और सेठ सर हिलाते हुए वहाँ से रुखसत हो गया। सेठ के रुखसत होते ही शीशनाग मुझसे मुखातिब हुआ, चलो। उसके चेहरे पर अपने लिए नफरत के आसार मुझे वाज़े नजर आ रहे थे। मैं और शीतल खामोशी से खड़े हो गए, जबकि बेबी उसी तरह सोफे पर बैठी रही। अलबत्ता उसकी शोख नजरें मेरे चेहरे और बाकी जिस्म पर सरगर्दा रही। शीशनाग और हथियार बरदारों की निगरानी में हम अनेक्सी में पहुंचे। वहाँ एक पुरतायुश ख्वाबगाह में हमें बंद कर दिया गया। ये मेहरबानी सेठ ने नामालूम किसके लिए की थी, शायद अपनी तारीफ के सिले में, या फिर कुर्बानी के बकरे की तरह मरने से पहले थोड़ा आराम पहुंचाने के लिए। दरवाजा बाहर से बंद होते ही शीतल बरस पड़ी, ये क्या? मैंने सोचा शायद तुम सुलह सफाई की कोशिश करोगे और माजरत
वगैरह करके यहाँ से निकलने की कोशिश करोगे। तुम उल्टा मुकाबले के लिए राह हमवार कर आए हो। मैं संजीदा लहजे में बोला, ये तुम्हारी भूल है शीतल, मैं गंडापुर हूँ। अगर शीशनाग आज दोपहर मुझे सिर्फ चैलेंज करके वापस आ जाता तो खुदा की कसम मैं उसके साथ मुकाबले के लिए उसके मुंतखब करदा मकाम पर जरूर पहुँचता, इल्ला ये कि कोई हादसा मेरी राह में रुकावट बन जाता। क्योंकि हम गंडापुर दोस्ती और रिश्तेदारी तो भूल सकते हैं, दुश्मनी नहीं भुला सकते। वो परेशानी से बोली, जान तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा? मैंने कहा, तुम पागल हो, मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, हर दो सूरत में तुमसे जुदा होना है। वो अजीब से लहजे में बोली, भूल है तुम्हारी, तुम जिंदा रहो या न रहो, हर दो सूरत मेरे साथ रहोगे। मैं मुस्कुराते हुए बोला, मर कर कैसे? वो बोली, हिंदू औरत अपने मर्द के साथ सती हो जाया करती है। मैंने कहा, मैं तुम्हारा मर्द कब से हो गया? वो तुर्की बतुर्की बोली, इसके लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं। हम रात गए तक गपशप करते रहे और उसके बाद लाइट बुझाकर सोने की कोशिश में मसरूफ हो गए। हल्के नीले रंग की कोशिश में ख्वाबगाह का माहौल बड़ा रूमान परवर हो गया था। मैं शीतल से मुखालिफ समत में करवट बदल कर लेट गया। जाने से पहले बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।